यूपीटेट पास करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है पीवाई के क्वेश्चन का सही एनालिसिस। जी हाँ, पूरी किताब पढ़ने का समय है नहीं है, कोई बात नहीं। स्किनर का चूहा हो या हो कोहलर का सुल्तान, 200 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ जो आपकी तैयारी को यहाँ कर देंगे 10x पेज। तो चलिए शुरू करते हैं मिशन यूपीटेट 2026 के लिए आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं सीडीपी के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो कि बीएफ स्किनर और कोहलर हैं, और इनके पिछले 10 वर्षों के 200 ऐसे प्रश्न जो आपके यूपीटेट के स्कोर को सीधा यहाँ पर करेंगे बूस्ट। कॉपी पेन उठा लीजिए और हो जाइए तैयार। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं हमारे 200 प्रश्न की और। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पर किसने किया था? ये 2017 का भी पूछा गया प्रश्न है, साथ में 2018 में भी ये क्वेश्चन जो था पूछा गया था। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हल थार्नडाइक और हेगार्टी स्किनर। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो भी इसी टॉपिक से यहाँ पर संबंधित है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे वो थे यहाँ पर बीएफ स्किनर। इन्होंने एक स्किनर बॉक्स के माध्यम से क्या किया था, चूहों पर एक प्रयोग किया था। अब देखिए यहाँ पर दो नए प्रश्न बनते हैं। तो एक तो प्रश्न ये बनता है कि बीएफ स्किनर का जो बॉक्स था उसका नाम क्या था? तो यहाँ पर इनके बॉक्स का नाम इनके नाम पर ही था, स्किनर बॉक्स यहाँ पर नाम था। एक प्रश्न ये बन गया और साथ में दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? तो चूहे पर प्रयोग किया था। और ये बहुत सरल सा प्रश्न है और हम इतने बार इस प्रश्नों को, इस सिद्धांतों को पढ़ चुके हैं कि ये चीजें हमें बेसिक रूप में आती है कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पर क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो था उसका प्रतिपादन स्किनर ने किया था, चूहे पर किया था प्रयोग और इनके बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स। विकल्प डी में है यहाँ पर स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित योजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ये पूछा गया है 2016 में, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अभिक्रमित योजित अधिगम का जो प्रत्यय देने वाले हैं वो हल, थार्नडाइक, स्किनर, वाटसन। तो इनमें से हमारा सही उत्तर जो होता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर, अभिक्रमित योजित अधिगम का प्रत्यय का सिद्धांत यहाँ पर भी स्किनर। तो स्किनर ने सीखने की जो प्रोसेस होती है उसको छोटे छोटे तार्किक पदों में इन्होंने बांटा था, मतलब विभाजित किया था, और उसी को यहाँ पर हम कहते हैं अभिक्रमिक अनुदेशन, है ना। तो यही कहलाता है अभिक्रमिक अधिगम। तो ये देने वाले थे स्किनर। आगे लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या फिर गेस्टाल्टवाद। तो यहाँ पर बात की जाए उस मत की जो अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। ये प्रश्न 2014 की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होता है वो हो जाता है ऑप्शन डी के साथ में गेस्टाल्टवाद। अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की व्याख्या गेस्टाल्टवाद करता है। अब देखिए, गेस्टाल्टवाद जो मनोवैज्ञानिक हैं जिसमें कोहलर, कोफका, वर्दीमर आदि आते हैं, इन्होंने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया है। तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर उत्तर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न क्रिया प्रसूत के हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, उसी के ऊपर यहाँ पर उसका अन्य नाम पूछ लिया 2019 में। प्रासंगिक अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन। तो देखिए यहाँ पर हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आ जाता है वो आ जाता है यहाँ पर नैमित्तिक अनुबंधन। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा। देखिए, नैमित्तिक अनुबंधन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर इसमें प्राणी का जो व्यवहार लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक साधन या निमित्त का कार्य यहाँ पर करता है। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर उत्तर। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, स्किनर बॉक्स से भी प्रश्न आया था और ये क्वेश्चन जो था ना 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए या आकस्मिक अधिगम के लिए।
तो स्किनर बॉक्स का यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका उपयोग जो होता है, स्किनर ने अपने प्रयोगों के लिए एक स्किनर बॉक्स जो था वो तैयार किया था, और यहाँ पर इसमें जिसमें लीवर दबाने पर जो भोजन होता था वो प्राप्त होता था। तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता था। आगे देखिए, कॉहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन हमारे लिए 2021 और 22 दोनों में पूछा गया है, और यहाँ पर सही उत्तर की बात की जाए तो यहाँ पर प्रश्न के लिए सही उत्तर जो आता है वो आता है अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत है। देखिए, कोहलर का जो सूझ का सिद्धांत है वो अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन डी बन जाएगा उत्तर। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किस पर प्रयोग किया? तो कोहलर ने कुत्ते, चिंपांजी, बिल्ली, चूहे, तो यहाँ पर बात कोहलर की हो रही है। स्किनर ने चूहे पर किया था, कोहलर ने यहाँ पर किया था चिंपांजी पर। तो ऑप्शन जो बी होगा। और चिंपांजी का जो नाम है वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर चिंपांजी का नाम जो था वो था सुल्तान। जी हाँ, सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किया था। क्वेश्चन जो था 2016 में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न आता है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थार्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, हेगार्टी, स्किनर। तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, और जिसके अंतर्गत आते हैं वर्दिमर, कोफका और कोहलर। आगे प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो कोहलर ने प्रयोग किया था कुत्ते, वनमानुष, बिल्ली या चूहे पर। तो यहाँ पर चिंपैंजी, वनमानुष, किसी भी प्रकार से नाम यहाँ पर आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार चिंपैंजी रखा था विकल्प में, अब यहाँ पर वनमानुष कर दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा उत्तर। सीखना एक संज्ञानात्मक कार्य है, यह किस मनोवैज्ञानिक का मानना है? तो यहाँ पर सीखना एक संज्ञानात्मक कार्य है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये क्वेश्चन जो है 2019 में यूपीटेट में पूछा गया है। थार्नडाइक, कोहलर, पावलोव, स्किनर, इनमें से सही उत्तर हमारा आ जाता है, वो आ जाता है ऑप्शन बी। सीखना एक संज्ञानात्मक कार्य है, ये मानना है यहाँ पर कोहलर का। चलिए आगे देखिए, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। तो सीखने के नियम के प्रतिपादक यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर 2015 में ये क्वेश्चन जो था ये पूछा गया था। तो सीखने के नियम के प्रतिपादक यहाँ पर थे थार्नडाइक। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के नियम दिए थे, है ना। और स्किनर ने इनमें से प्रभाव के जो नियम थे उसको विस्तार दे करके ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो था ये बनाया था। आगे लेते हैं, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थार्नडाइक के किस नियम पर ये आधारित है? तो यहाँ पर तत्परता, प्रभाव, अभ्यास या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि किसी क्रिया को जब हम बार बार दोहराएंगे तो उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। तो ये नियम किस पर आधारित हो जाता है? अभ्यास पर। जी हाँ, है ना। निरंतर अभ्यास करने से क्या होता है कि हम उस कार्य में बहुत ज्यादा मास्टरी हासिल कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। जिस प्रकार रस्सी पत्थर पर बार बार घिसते हुए उस पर निशान बना देती है, वैसे ही ये अभ्यास का नियम है। आगे देखिए, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की आधारशिला किसने रखी थी? तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न, और क्वेश्चन जो था ये पूछा था 2016 में, है ना। तो यहाँ पर फ्रांस बेर्टानो, मैक्स वर्दिमर, एडगर रूबिन या कर्ट लेविन। तो यहाँ पर बात की जाए सही उत्तर की, तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर रहेगा मैक्स वर्दिमर, ऑप्शन बी। मैक्स वर्दिमर जो है इनको गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है तो जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं पुनर्बलन के फलस्वरूप या परिपक्वता के फलस्वरूप। तो यहाँ पर हम कहें कि स्किनर के अनुसार जो बच्चों में भाषा का विकास होता है 2021 में क्वेश्चन था पूछा गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण एवं पुनर्बलन के द्वारा के फलस्वरूप, है ना। स्किनर ऐसा मानते थे कि बच्चे भाषा का अनुकरण करते हैं और सही बोलने पर मिले रिवार्ड से उसे सीखते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने के लिए क्या अनिवार्य है?
तो अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने के लिए क्या अनिवार्य है? 2013 में क्वेश्चन जो था पूछा गया था। तो यहाँ पर बात की जाए बुद्धि, समस्या का प्रत्यक्षीकरण, अनुभव या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने के लिए अनिवार्य होते हैं उपरोक्त सभी। जी हाँ, सूझ के लिए व्यक्ति के पास अनुभव, बुद्धि और पूरी समस्या को एक साथ देखने की क्षमता, प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए। तो ऑप्शन डी बनेगा उत्तर। सीखने में पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? पावलोव, थार्नडाइक, स्किनर या कोहलर? तो यहाँ पर सीखने में पुनर्बलन को सर्वाधिक यहाँ पर महत्व देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हमारे लिए रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे ऑप्शन सी के साथ में स्किनर। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर। जैसे कि स्किनर ने अपने सिद्धांतों में बताया था कि यदि किसी व्यवहार के बाद में सकारात्मक पुनर्बलन हो, है ना, जैसे भोजन या प्रशंसा मिलता है, तो व्यवहार को दोहराने की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया? क्रिया प्रसूत, सूझ का, प्रयास एवं त्रुटि का या शास्त्रीय अनुबंधन का? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर आ जाता है, वो आ जाता है सूझ का सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी का मानना था कि किसी समस्या को उसके पूर्ण रूप में देखता है और अचानक सूझ से उसका समाधान भी निकलता है। अधिगम का एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड का महत्व होता है, वो कौन सी होती है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सामाजिक अधिगम? तो यहाँ पर अधिगम के ऐसे सिद्धांत की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे लिए उत्तर होगा, वो हो जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। जी हाँ, स्किनर के अनुसार दंड व्यवहार को कमजोर करता है जबकि पुरस्कार व्यवहार को सुदृढ़ करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। कॉलर के प्रयोग में सुल्तान को केले प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता था? बार बार कूदना पड़ता, पिंजरे के बाहर हाथ निकालना पड़ता, बक्सों के को एक के ऊपर एक रखना पड़ता या लीवर दबाना पड़ता था? तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारे लिए, है ना, तो बक्सों को एक के ऊपर एक रखना पड़ा। सुल्तान ने अपनी सूझ का उपयोग करते हुए पिंजरे में जो रखे हुए बक्से थे उनको जोड़ करके ऊंचाई प्राप्त की थी, है ना। जैसे हम किसी ऊंची जगह पर हमारा हाथ नहीं पहुंचता तो हम किसी न किसी चीजों को ऊपर चढ़ करके उस तक पहुंचते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर कॉलर के प्रयोग में चिंपैंजी जो सुल्तान था उसने भी ऐसा किया था। यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, स्किनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? सीखना एक यांत्रिकी प्रक्रिया है, व्यवहार का परिमार्जन केवल अभ्यास से होता है, या सी है संतोषजनक परिणाम मिलने पर अनुक्रिया की शक्ति बढ़ जाती है, डी है उद्दीपक का होना अनुक्रिया के लिए अनिवार्य शर्त है। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा सही उत्तर होगा कि जब हमें कोई संतोषजनक परिणाम मिलते हैं, मिलने पर हमारी जो अनुक्रिया की शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है ना। जैसा हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य के लिए हमें कोई छोटा सा पुरस्कार प्राप्त होता है, एक अच्छा फीडबैक हमें मिलता है ना। जैसे अभी आपके लिए हम क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं और आपकी तरफ से हमें कमेंट्स के रूप में बहुत अच्छे फीडबैक मिलते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा मोटिवेशन हमारे लिए बहुत एक शक्ति का कार्य करता है। तो वैसे ही यहाँ पर जब हम कोई कार्य करते हैं और उसमें हमें अच्छा फीडबैक मिलता है तो वहां पर हमारी जो शक्ति होती है उस क्रिया अनुक्रिया की, वो निश्चित रूप से बढ़ जाती है। तो सी विकल्प हमारा उत्तर होगा। अंतर्दृष्टि के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? अब अचानक आती है, यह अनुभव पर आधारित होती, केवल मनुष्यों में पाई जाती है, या समस्या की पूर्ण स्थिति के प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है? तो अंतर्दृष्टि के संबंध में यहाँ पर कौन से कथन असत्य है उस पर बात की जाए तो यह केवल मनुष्य में पाई जाती है, तो ऐसा गलत है ना। केवल अंतर्दृष्टि मनुष्यों में ही होती है, ये गलत है। अभी हमने देखा बंदर, चूहे आदि पर हमने प्रैक्टिकल देखे तो निश्चित रूप से ये चीजें उनमें भी पाई जाती है। अभिक्रमित अनुदेशन का मुख्य आधार क्या है? तो यहाँ पर सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, स्वगति से सीखने का सिद्धांत, या डी है उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ में उपरोक्त सभी। जी हाँ, स्किनर का अभिक्रमित सिद्धांत जो है वो इन सभी सिद्धांतों पर कार्य करता है, जिससे छात्र अपनी क्षमता के अनुसार छोटे छोटे स्टेप्स चरणों में सीखते हैं। आगे देखिए, जब कोई बालक किसी समस्या का समाधान अचानक प्राप्त कर लेता है तो वह अधिगम कहलाता है।
प्रयास एवं त्रुटि अधिगम या फिर सूझ के द्वारा अधिगम, अनुकरण के द्वारा अधिगम, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब कोई बालक समस्या का समाधान अचानक ढूंढ लेता है तब हम कहते हैं कि ये सूझ के द्वारा अधिगम होगा। जी हाँ, अचानक होने वाले समाधान हमेशा सूझ या अंतर्दृष्टि की विशेषता होती है। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किस वर्ष के आसपास मुख्य रूप से केंद्रित किया था? 1920, 1938, 1945 या 1950? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा वर्ष 1938 में। स्किनर की जो एक पुस्तक थी जिसका नाम था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, 1938 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने चूहों पर प्रयोग का वर्णन किया था। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। कॉलर का सूझ का सिद्धांत किस पर सबसे अधिक बल देता है? रटने, यंत्रवत अभ्यास, संपूर्ण स्थिति के अवलोकन पर, या दंड पर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पर बात की जाए तो संपूर्ण परिस्थिति के अवलोकन पर सूझ का सिद्धांत हमारे लिए कब काम करेगा? जब हम हमारे आसपास की संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करेंगे, तब सूझ का सिद्धांत जो होगा वो इस चीज पर मुख्य बल देता है। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। एक बालक को जब उसके सही उत्तर के लिए टॉफी दी जाती है तो वह और अधिक उत्साह से उत्तर देता है। यह स्किनर के किस प्रत्यय को दर्शाता है? ऋणात्मक पुनर्बलन है, विलोपन है, धनात्मक पुनर्बलन है, या फिर डी है दंड है? तो यहाँ पर देखिए, बालक को जब टॉफी दी गई तो वो और ज्यादा उत्साह से यहाँ पर उत्तर दे रहा है। तो अधिक उत्साह हमें कब मिलता है? जब हम पॉजिटिव होते हैं, हमें पॉजिटिव यहाँ पर पुनर्बलन मिलता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। जब किसी क्रिया के बाद कोई सुखद उद्दीपक हमें दिया जाता है तो उसे हम धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम के लिए आहा अनुभव का संबंध किससे है? पुनर्बलन, सूझ, अभ्यास या अनुकरण? तो यहां पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये सूझ, इसका संबंध यहां पर सूझ से है ना। जब किसी समस्या का समाधान हमें अचानक से दिमाग में आ जाता है तो उसे मनोवैज्ञानिक रूप से हम आहा मोमेंट कहते हैं, है ना। आहा एक्सपीरियंस कहा जाता है, जो कॉलर के सूझ के सिद्धांत की पहचान है। और ये हमने कई बार फील भी किया होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्किनर के द्वारा प्रतिपादित आरएस थ्योरी में आर और एस का तात्पर्य क्या है? रेस्पॉन्स, स्टिमुलस, रिवॉर्ड, सक्सेस, रिएक्शन, साउंड, रीइंफोर्समेंट, सिचुएशन? तो यहां पर सही उत्तर जो हमारा होता है वो होता है ऑप्शन ए, रेस्पॉन्स स्टिमुलस। ऑप्शन ए जो होगा वो यहां पर हमारा उत्तर होगा, है ना। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे देखिए, कॉलर का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि सीखना एक स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। डी है विकल्प, बी और सी दोनों। तो बिल्कुल यहाँ पर कॉलर का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि जो सीखना है वो संज्ञानात्मक स्वायत्त यादृच्छिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर बी और सी जो होंगे, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। बी और सी यहाँ पर दोनों हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी बनेगा यहां पर प्रश्न के लिए सही उत्तर। चलिए आगे देखिए, सतत पुनर्बलन की तुलना में आंशिक पुनर्बलन कम प्रभावी होता है, अधिक प्रभावी होता है, सीखने की गति धीमी करता है, या फिर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो यहाँ पर सतत पुनर्बलन की तुलना में आंशिक पुनर्बलन जो होता है वो निश्चित रूप से अधिक प्रभावी यहाँ पर होता है। तो स्किनर के अनुसार आंशिक पुनर्बलन से सीखा गया व्यवहार अधिक स्थायी होता है और जल्दी खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पर अधिक प्रभावी ये होगा। आगे देखिए, कॉलर के सूझ सिद्धांत की शिक्षा में मुख्य योगदान क्या है? बालकों को रटाने पर बल देना, पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में बांटना, पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र या दंड का प्रयोग सिखाना। तो यहाँ पर बात की जाए तो इसमें पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र। जी हाँ, यहाँ पर गेस्टाल्टवाद जो है पूर्ण को महत्व देता है, इसलिए शिक्षा में पहले पूरी समस्या पाठ को दिखाता है, फिर उसके भागों को।
तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। स्किनर के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अवांछित व्यवहार को कम किया जाता है कहलाती है पुरस्कार, ऋणात्मक पुनर्बलन, दंड, सामान्यीकरण। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो हो जाता है वो बनेगा प्रश्न के लिए विकल्प सी के साथ में दंड। जी हाँ, यहाँ पर जिसमें व्यवहार को कम किया जाता है कहलाती है वो प्रोसेस यहाँ पर पनिशमेंट। समग्रता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ टोटलिटी के प्रतिपादक यहाँ पर कौन है? बी.एफ. स्किनर, जे.बी. वाटसन, वर्दीमर एवं अन्य गेस्टाल्टवादी या ई.एल. थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर बात की जाए समग्रता के सिद्धांत की तो यहाँ पर है वर्दीमर एवं अन्य गेस्टाल्टवादी। जी हाँ, ये समग्रता को या पूर्णकार को ही यहाँ पर जो है स्वीकार करते हैं और सूझ के सिद्धांत को ही समग्रता या पूर्णकार का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें संपूर्ण परिस्थितियों पर जोर दिया जाता है। चलिए, स्किनर ने चूहों पर प्रयोग करते समय किस प्रकार का भोजन उपयोग पुनर्बलक के रूप में किया था? मांस के टुकड़े, भोजन की गोलियां, फल, पानी। यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ में भोजन की गोलियां, तो यहाँ पर बी विकल्प जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा, है ना। स्किनर बॉक्स जो था उसमें एक लीवर था और लीवर को दबाने पर भोजन की एक गोली जो थी वो गिरती थी, जो चूहों के लिए पुनर्बलन का कार्य करती थी। आगे देखिए, सूझ की समस्या के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है, यह कथन के सिद्धांत की आधारशिला है। शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जी हाँ, ऑप्शन सी के साथ में बनेगा यहाँ पर उत्तर। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, व्यवहार के परिमार्जन हेतु ऑपरेटर कंडीशनिंग का प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर बनता है थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर। इनमें से ऑप्शन बी के साथ में स्किनर। जी हाँ, स्किनर जो थे उन्होंने व्यवहार को संशोधित करके नया व्यवहार सिखाने के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रयोग जो था वो किया था। चलिए, पूर्ण से अंश की ओर इस पर हम बात कर चुके हैं और देखिए ये 16 में पूछा गया और एक बार पहले भी पूछा जा चुका है ना। मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन थे इनसे ये सन तो मैंने हटा दिए क्योंकि आपका ध्यान इन पर जाता, इसलिए मैंने ये चीजें हटा दी थी, पर कुछ क्वेश्चन में ये फिर भी रह गई थी। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र का किस सिद्धांत की यहाँ पर देन है? तो यहाँ पर क्रिया प्रसूत, सूझ का, प्रयत्न, भूल का या संबंधवाद का। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन बी। चलिए, अधिगम के किस सिद्धांत में स्वतः स्फूर्त पुनर्प्राप्ति और विलोपन की व्याख्या की गई है? केवल पावलोव के सिद्धांत में, केवल स्किनर के सिद्धांत में, पावलोव और स्किनर के सिद्धांतों में या कोहलर के सिद्धांतों में? तो यहाँ पर बात की जाए स्वतः स्फूर्त पुनर्प्राप्ति और विलोपन की जो व्याख्या यहाँ पर हमें देखने को मिलती है वो मिलती है ऑप्शन सी के साथ में पावलोव और स्किनर के दोनों के सिद्धांतों में, ऑप्शन सी। आगे देखिए, स्किनर के अनुसार अनुक्रिया कितने प्रकार की होती? केवल 1, 2, 3 या 4? तो स्किनर के अनुसार यहाँ पर देखें तो ये 2 प्रकार की यहाँ पर होती है, प्रकाशित और उत्सर्जित। जी हाँ, स्किनर ने 2 प्रकार की अनुक्रियाएं बताई थी, प्रतिवादी जो उद्दीपक के द्वारा होती है और क्रिया प्रसूत जो जीव स्वयं उत्सर्जित करता है। कोहलर ने केंद्रीय द्वीप पर किस वर्ष अपने प्रयोग शुरू किए थे? 1913 से 1917 के बीच में, 1920 से 1925, 1905 से 1910, 1930 से 1935। यहाँ पर सही उत्तर आ जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कोहलर ने केंद्रीय द्वीप पर चिंपांजी सुल्तान के साथ अपने विश्व प्रसिद्ध अंतर्दृष्टि प्रयोग जो थे वो किए थे। ये थोड़ा सा यहाँ पर जो केंद्रीय लिखा है ये टेनरिफ है ना, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, इसको आप ध्यान रखिएगा, टेनरिफ आइसलैंड। चलिए आगे लेते हैं, पुनर्बलन की अनुसूची का विचार जो था ये किसने दिया था? तो यहाँ पर पुनर्बलन की अनुसूची का विचार कोहलर, स्किनर, हल, थॉर्नडाइक इनमें से दिया था, वो दिया था यहाँ पर स्किनर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा और स्किनर ने बताया था कि कब और कितनी बार पुनर्बलन देना चाहिए, सतत, निश्चित अंतराल पर या आंशिक अनुसूची। समस्या का समाधान अचानक प्राप्त होना गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसे हम कहते हैं सूझ।
है ना। सूझ, जब हमें परिस्थिति के सारे तत्व समझ में आ जाता है तो मस्तिष्क में अचानक एक समाधान निकलता है जिसे हम सूझ कहते हैं, इंसाइट कहते हैं। स्किनर का मानना था कि दंड सीखने को स्थायी बनाता है, व्यवहार को केवल कुछ समय के लिए दबा देता है, सकारात्मक पुनर्बलन की तरह कार्य करता है और बहुत प्रभावी शिक्षण विधि है। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है हमारे लिए, वो है ऑप्शन बी, व्यवहार को केवल समस्या के लिए कुछ समय के लिए दबा देता है। दंड जो होता है वो क्या करता है, व्यवहार को केवल कुछ समय के लिए दबा देता है। कॉहलर के सिद्धांत को वनमानुष प्रयोगों के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णकार सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या फिर है उपरोक्त सभी। तो यहां पर उत्तर हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। कॉहलर के सिद्धांतों में ये, बाकी इन तीनों नाम से भी जाना जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में आकार देना की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? बालक को दंड देना, छोटे छोटे चरणों में वंचित व्यवहार की ओर ले जाना, किसी भी व्यवहार को नजरअंदाज करना, केवल हटाना। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होता है वो आता है छोटे छोटे चरणों में वंचित व्यवहार की ओर ले जाना। सुल्तान चिंपांजी के पिंजरे में केले छत पर लटकाए गए थे, उसे प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया था? तो यहाँ पर डंडे को फेंका, कूद कर पकड़ा, बक्सों को जोड़कर सीढ़ी बनाई, दूसरे चिंपांजी की मदद ली। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसने क्या किया था कि बक्से जो थे उनको जोड़ करके उसने सीढ़ी बना ली थी और केले तक पहुंच गया था। तो उसने एक बौद्धिक सूझ का परिचय यहाँ पर दिया था, है ना। ऑप्शन सी के साथ में हमारा उत्तर होगा। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक यहाँ पर कौन थे? तो यहाँ पर साखीय जो था उसके जनक के रूप में बी.एफ. स्किनर, नॉर्मन ए. क्राउडर, थार्नडाइक, कॉहलर। तो यहाँ पर है नॉर्मन ए. क्राउडर। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। और रेखीय लाइनर होता है, उसके जनक स्किनर है, लेकिन साखी के जनक यहाँ पर क्राउडर है। कॉलर के अनुसार सूझ किस पर निर्भर करती? बुद्धि, अनुभव, परिस्थिति की स्पष्टता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सूझ निर्भर करती है उपरोक्त सभी पर। ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत स्वयं खोज सीखने पर बल देता है? क्रिया प्रसूत, कॉहलर का सूझ सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत या थार्नडाइक का सिद्धांत। तो इनमें से यहां पर हम देखें तो ऑप्शन बी होगा, कॉहलर का सूझ सिद्धांत। ये हमारा उत्तर होगा, और जिसमें शिक्षार्थी खुद समस्या पर विचार करने और समस्या खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। स्किनर बॉक्स का आधुनिक नाम क्या है? लर्निंग बॉक्स, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष, पजल बॉक्स, सुल्तान बॉक्स। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है। स्किनर बॉक्स का आधुनिक नाम यदि अब देखें तो यहाँ पर इसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। जी हाँ, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार संगठन के नियम में यहाँ पर कौन शामिल है? समानता का नियम, निकटता का नियम, निरंतरता का नियम या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसमें यहाँ पर गेस्टाल्ट वाद ने बताया था कि हमारा जो दिमाग होता है वो चीजों को समान, निकट या निरंतर होने के आधार पर संगठित करता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारे क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। किसी छात्र को अच्छे अंक लाने पर छात्रवृत्ति देना यहाँ पर किस प्रकार का उदाहरण रहेगा? ऋणात्मक पुनर्बलन, प्राथमिक पुनर्बलन, द्वितीयक या माध्यमिक पुनर्बलन का या फिर दंड का? तो देखिए, किसी छात्र को जब अच्छे अंक लाने पर छात्रवृत्ति देना, यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा द्वितीयक या माध्यमिक पुनर्बलन का। सी विकल्प जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, है ना। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी इसमें उत्तर। आगे देखिए, कॉलर के प्रयोग में डंडों को आपस में जोड़ना क्या दर्शाता है? शारीरिक शक्ति, यांत्रिक जुड़ाव, प्रत्यक्षीकरण और सूझ संयोग। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कॉलर के प्रयोग में डंडों को आपस में जोड़ना जो है वो प्रत्यक्षीकरण या सूझ। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। यहाँ पर चिंपैंजी जो था वो कॉलर के प्रयोग में चिंपैंजी ने क्या किया था? डंडों को आपस में जोड़ करके एक लंबी छड़ी बनाई थी, जो उसकी सूझ का एक प्रमाण यहाँ पर दर्शाता है। तो ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर शिक्षण मशीन का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? सिडनी प्रेसी, स्किनर, पावलोव या कॉहलर? तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाता है, वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, सिडनी प्रेसी। जी हाँ, इसे
बनाने या इसके निर्माण की बात होती है तो यहाँ पर नाम आएगा सिडनी प्रेसी। पर ध्यान रखिएगा, इसे लोकप्रिय बनाने का कार्य जो किया था वो किया था स्किनर ने। सबसे पहली सेक्शन मशीन जो थी वो सिडनी प्रेसी ने 1920 के दशक में बनाई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1920 के दशक में से बनाई थी। आगे लेते हैं, अगला प्रश्न आता है, सीखना अभ्यास या त्रुटि नहीं बल्कि अचानक आई सूझ है ना। सीखना अभ्यास या त्रुटि नहीं बल्कि अचानक आई सूझ है, यह कथन किसका विरोध करता है? गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद या संज्ञानवाद का? तो यहाँ पर हम इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है ऑप्शन बी, व्यवहारवाद, थार्नडाइक का। आगे लेते हैं प्रश्न, स्किनर ने किस पक्षी पर पुनर्बलन के सफल प्रयोग किए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर बात की जाए स्किनर ने कौन से पक्षी पर पुनर्बलन के सफल प्रयोग किए थे? कबूतर, गोरैया, कौवा, बाज, इनमें से बात की जाए तो यहाँ पर स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किए थे। आपको सभी को ध्यान होगा, पर चूहों के बाद में स्किनर ने जो प्रयोग किए थे वो किए थे कबूतरों पर। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा, और उन्होंने कबूतरों की ट्रेनिंग के लिए भी पिंजरे बनाए थे। आगे लेते हैं प्रश्न, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है कौन से प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी माना जाएगा? यहाँ पर मंद बुद्धि बालक के लिए, तीव्र बुद्धि या प्रतिभाशाली बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, अपराधी बालकों के लिए। तो यहाँ पर बात की जाए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो होगा वो तीव्र बुद्धि या प्रतिभाशाली बालकों के लिए यहाँ पर जो होगा वो उपयोगी होगा, क्योंकि सूझ के लिए उच्च मानसिक चिंतन की आवश्यकता होती है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, और इसीलिए यह प्रतिभाशाली बालकों के लिए अधिक प्रभावी यहां पर रहेगा। आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन, स्किनर के सिद्धांत में विलोपन कब होता है? तो जब दंड दिया जाए, जब पुनर्बलन देना बंद कर दिया जाए, या फिर जब अभ्यास ज्यादा हो जाए, डी है जब थकान हो जाए। तो यहाँ पर बात करेंगे स्किनर के सिद्धांतों में विलोपन कब होता है, तो निश्चित रूप से जब पुनर्बलन देना बंद कर दिया जाता है, जो कि है बी विकल्प में। तो यहाँ पर बात की जाए जब पुनर्बलन देना बंद कर दिया है, इसके लिए हम थोड़ी सी इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिए, यदि चूहा जो था स्किनर के प्रयोग में वो लीवर दबाए और उसे बार बार भोजन, यानी कि भोजन क्या है, पुनर्बलन है उसके लिए, तो वो भोजन से मिलता था, है ना। पर यदि वो बार बार लीवर को जब दबाएगा और उसे पुनर्बलन यानी कि भोजन नहीं मिलेगा, तो एक कंडीशन ये आएगी कि वो फिर क्या करेगा, लीवर को दबाना छोड़ ही देगा। तो वहां पर उसके जो व्यवहार था उसमें निश्चित रूप से विलोपन हमें देखने को मिलेगा, है ना। लीवर को छोड़ देगा मतलब लीवर का विलोपन वहां पर हो गया। तो आगे देखिए, गेस्टाल्टवाद का उदय किस देश में हुआ था? तो यहाँ पर बात की जाए अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, इनमें से जर्मनी में जो था वो गेस्टाल्टवाद का उदय यहाँ पर हुआ था। टोकन इकोनॉमी किस अधिगम सिद्धांत के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित है? कोहलर का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन या थार्नडाइक का सिद्धांत है? तो देखिए, यहाँ पर टोकन इकोनॉमी की बात की जाए तो यहाँ पर ये आधारित होगा स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर। जी हाँ, टोकन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो समझिएगा जब हमारे व्यवहार में कोई सुधार होता है और सुधार के लिए कोई हमें या तो कोई स्टार देते हैं, कोई टोकन देते हैं, तो निश्चित रूप से ये स्किनर के पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा उत्तर। स्किनर के अनुसार यदि एक छात्र कक्षा में प्रश्न का सही उत्तर देता है और शिक्षक उसे बहुत अच्छा कहता है तो यह उदाहरण है। ऋणात्मक पुनर्बलन का, प्राथमिक पुनर्बलन, सामाजिक पुनर्बलन या फिर दंड का? तो यहाँ पर इनमें से सही उत्तर हमारा हो जाता है स्किनर के अनुसार जब छात्र कक्षा में प्रश्न का सही उत्तर दिया और शिक्षक ने उसे बहुत अच्छा किया, मतलब एक अच्छा शाबाशी शिक्षक ने उसे दी, तो निश्चित रूप से बच्चा थोड़ा सा उत्साहित होगा, प्रोत्साहित होगा, मोटिवेट होगा। तो ये एक यहाँ पर सामाजिक पुनर्बलन का उदाहरण रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। सामाजिक पुनर्बलन के अंदर प्रशंसा, मुस्कुराना, शाबाशी देना, ये इसमें आते हैं, जो कि छात्र के आत्मविश्वास को निश्चित रूप से ये चीजें बढ़ाती हैं। अगला प्रश्न है, चिंपांजी के सामने ऐसी समस्या रखी गई जिसका समाधान उसकी पहुंच से बाहर था, लेकिन उसने औजारों, डंडे और बक्से का उपयोग करके उसे सुलझा लिया। यह अधिगम कैसा है? यांत्रिक, सूझ के द्वारा, रटकर, अनुकरण के द्वारा,
तो देखिए सूझ के द्वारा अधिगम यहाँ पर जो चिंपैंजी था उसने किया था, है ना। जब जीव अपने आसपास उपलब्ध साधन और लक्ष्य के बीच में संबंध को समझ लेता है तो वह अपनी सूझ का प्रयोग वहां पर करता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का आधार क्या है? कॉलर का गेस्टाल्टवाद, थार्नडाइक का संबंधवाद, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन या वाटसन का व्यवहारवाद। तो इनमें से यदि हम देखें तो ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का आधार यहाँ पर जो होगा वो होगा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन। जी हाँ, ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा उत्तर होगा। कॉलर के सूझ के सिद्धांत में समस्या की संरचना का क्या महत्व होगा? समस्या जितनी जटिल होगी सूझ उतनी जल्दी आएगी। समस्या के सभी भाग सामने होने पर सूझ आसानी से विकसित होती है। समस्या का कोई महत्व नहीं है, समस्या अदृश्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए क्या उत्तर आप चुनेंगे, आप अपना उत्तर भी जरा कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ पर समस्या की संरचना का क्या महत्व होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा, समस्या के सभी भाग सामने होने पर सूझ आसानी से विकसित होती है। तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम समस्या की संरचना के महत्व को समझ पाएंगे। स्किनर के क्रिया प्रसूत शब्द का अर्थ है वातावरण के द्वारा क्रिया करवाना, स्वयं के द्वारा की गई क्रिया जिसका परिणाम वातावरण में प्रभाव डाले, दबाव में की गई क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा क्रिया प्रसूत शब्द का अर्थ ऑप्शन बी, स्वयं के द्वारा की गई क्रिया जिसका परिणाम वातावरण में प्रभाव डालता है, उसी को हम क्रिया प्रसूत कहते हैं। ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे अंधा अनुकरण की तुलना में श्रेष्ठ माना है? रटने को, प्रयास एवं त्रुटि को, समझ और सूझ को, या फिर अभ्यास को? तो यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंधा अनुकरण की तुलना में किसे श्रेष्ठ माना है? तो वो माना है यहाँ पर समझ और सूझ को। ऑप्शन जो सी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, स्किनर के अनुसार ऋणात्मक पुनर्बलन क्या करता है? तो ऋणात्मक पुनर्बलन यहाँ पर क्या करता है? व्यवहार की दर को घटाता है, व्यवहार की दर को बढ़ाता है, व्यवहार को समाप्त कर देता है, या भ्रम पैदा करता है? देखिए स्किनर के अनुसार यहाँ पर ऋणात्मक पुनर्बलन जो होता है वो निश्चित रूप से व्यवहार की दर को बढ़ा देता है। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, पुनर्बलन चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, दोनों ही व्यवहार को बढ़ाते हैं। ऋणात्मक पुनर्बलन किसी अप्रिय चीज को हटा करके व्यवहार को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। सुल्तान पर किए गए प्रयोगों का संकलन कॉलर ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में किया? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द मेंटालिटी ऑफ एप्स, या फिर बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी? तो यहां पर सही उत्तर जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन सी, द मेंटालिटी ऑफ एप्स। ऑप्शन सी यहां पर उत्तर होगा। और कोहलर ने ये जो पुस्तक थी ये 1917 में यहाँ पर उन्होंने दी थी और जिसमें इन्होंने प्रयोगों का वर्णन किया था। आगे लेते हैं, प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण है प्रशंसा, धन, भोजन एवं पानी, या ग्रेड? तो प्राथमिक पुनर्बलन के उदाहरण की बात की जाए तो यहाँ पर होगा भोजन एवं पानी। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। वे चीजें जो हमारी जैविक आवश्यकताओं को पूरा करती, जैसे भूख, प्यास, इन्हें हम कहते हैं प्राथमिक पुनर्बलन। आगे देखिए, अधिगम अचानक होता है ना कि धीरे धीरे, यह विश्वास किसका है? व्यवहारवादियों का, गेस्टाल्टवादियों का, मानवतावादियों का, या संरचनावादियों का? तो इनमें से सही उत्तर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, गेस्टाल्टवादियों का ये विश्वास है। तो ऑप्शन बी होगा यहां पर उत्तर। चलिए, स्किनर बॉक्स में लीवर का दबना क्या है? उद्दीपक, पुनर्बलन, अनुक्रिया, विलोपन? तो यहां पर बात की जाए ऑप्शन नंबर सी, अनुक्रिया। ऑप्शन सी अनुक्रिया रिस्पॉन्स यहां पर होगा, क्योंकि चूहे के द्वारा लीवर दबाना एक उत्सर्जित अनुक्रिया यहां पर है। गेस्टाल्ट सिद्धांत का एक अन्य नाम क्षेत्र सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यहां पर है कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन, या वर्दीमर? इनमें से ऑप्शन सी कर्ट लेविन जो होगा वो यहां पर उत्तर बनेगा, क्योंकि कर्ट लेविन ने गेस्टाल्टवाद से प्रभावित होकर फेल्ड थ्योरी दी थी, जिसे कभी कभी इस श्रेणी में
रखा जाता है। छात्र को किसी कार्य के पूरा होने पर तुरंत फीडबैक देना स्किनर के किस नियम का पालन करता है? अभ्यास का नियम, तत्काल पुनर्वलन का नियम, विलोपन का नियम, आत्मीकरण का नियम। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी के साथ में तत्काल पुनर्वलन का नियम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, आयु, लंबाई। यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी के साथ में लंबाई। ये यहाँ पर अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। शारीरिक लंबाई का सूझ और बौद्धिक समाधान से सीधा संबंध नहीं होता है। स्किनर के अनुसार व्यवहारों का वह समूह जो किसी विशेष परिणाम के लिए उत्तरदायी होता है कहलाता है प्रतिवादी व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार, स्वाभाविक व्यवहार या अनुबंधित व्यवहार। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो कहलाता है क्रिया प्रसूत व्यवहार। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर। क्रिया प्रसूत व्यवहार जो होता है वह होता है जो किसी परिणाम जैसे भोजन आदि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सीखने वाला सक्रिय होता है, यह किस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सूझ का सिद्धांत, विकल्प बी और सी दोनों। तो यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की, जिसमें बी और सी दोनों दिए हैं, तो यहाँ पर सूझ और क्रिया प्रसूत दोनों इसमें यहाँ पर शामिल होंगे। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में प्रेग्नेंज का नियम क्या है? रटने का नियम, स्पष्ट और सरलता का नियम, दंड का नियम, विस्मृति का नियम। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी स्पष्टता और सरलता का नियम। जी हाँ, स्पष्टता और सरलता का नियम जिसमें हमारा मस्तिष्क सूचनाओं को सबसे सरल और व्यवस्थित रूप में यहाँ पर ग्रहण करता है। अगला प्रश्न आता है, स्किनर ने प्रसार और सुदृढ़ीकरण के कितने मुख्य प्रकार बताए हैं? 2, 4, 6, 8। यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में 4। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा और ये मुख्य रूप से 4 जो होते हैं ये निश्चित अनुपात, निश्चित अंतराल, अपरिवर्तनीय अनुपात और परिवर्तनीय अंतराल पर ये बताए हैं। गणित के कठिन सवालों को हल करने के लिए बालक को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, यह कौन सा सिद्धांत लागू होता है? क्रिया प्रसूत, सूझ, शास्त्री या प्रयास एवं त्रुटि। तो यहाँ पर बात की जाए गणित के कठिन सवालों को हल करने के लिए बालक को जो बुद्धि अपनी प्रयोग में लानी पड़ती है, यहाँ पर सिद्धांत लागू हो जाता है, सूझ का सिद्धांत है। ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा, क्योंकि जब हमारा दिमाग जटिल और मानसिक समस्याओं का हल करता है तो वो सूझ के सिद्धांत को यहाँ पर लागू होता है। आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आता है, स्किनर के सक्रिय अनुबंधन में अनुबंधन किसके बीच होता है? उद्दीपक, उद्दीपक की अनुक्रिया, पुनर्बलन, उद्दीपक अनुक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अनुक्रिया और पुनर्बलन। ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा सक्रिय अनुबंधन के अंदर, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। कोहलर का चिंपैंजी सुल्तान किस प्रजाति का था? गोरिल्ला, औरंगुटन, चिंपैंजी या लंगूर। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो आता है वो आता है कोहलर का चिंपैंजी सुल्तान था वो यहाँ पर चिंपैंजी प्रजाति का था। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। कोहलर ने विशेष रूप से चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे, है ना। और क्यों किए थे ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी बौद्धिक क्षमता मनुष्यों के निकट होती है। आगे देखिए, शिक्षण की इकाई योजना किस मनोविज्ञान पर आधारित है? व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद या प्रकार्यवाद। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है गेस्टाल्टवाद। ऑप्शन बी के साथ में बनेगा यहाँ पर उत्तर। पूरी इकाई को एक समग्र के रूप में देखना गेस्टाल्टवाद की यहाँ पर देन है। पिंजरे में बंद चूहे को भोजन तब मिलता है जब वह लीवर दबाता है, यहाँ भोजन क्या है? नकारात्मक पुनर्बलक है, सकारात्मक पुनर्बलक है, तटस्थ उद्दीपक है, दंड है। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होता है वो होता है ऑप्शन बी के साथ में सकारात्मक पुनर्बलक। कोहलर के सूझ सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी क्या मानी जाती है? यह मंदबुद्धि बालक के लिए उपयोगी नहीं, इसमें बहुत कम समय लगता है, यह केवल जानवरों पर लागू होता है, यह रटने पर जोर देता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा यह मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि सिद्धांत कौन सा है? सूझ का सिद्धांत है और इसमें उच्च चिंतन की जो होती है आवश्यकता होती है, इसलिए कम बुद्धि वाले बालक इसे आसानी से नहीं अपना पाते, नहीं समझ पाते। तो ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। विलोपन की प्रक्रिया के बाद यदि चूहा फिर से अचानक लीवर दबाता है तो उसे क्या कहते हैं? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, स्वतः पुनर्प्राप्ति या अनुबंधन। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन सी के साथ में स्वतः पुनर्प्राप्ति। ऑप्शन जो सी होगा यहाँ पर उत्तर होगा। स्किनर के अनुसार व्यवहार
के बाद मिलने वाला परिणाम यदि सुखद हो तो व्यवहार की शक्ति बढ़ जाती है। यह ध्यान रहे कि किस नियम का परिष्कृत रूप है, तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का या बहु अनुक्रिया का नियम। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होता है वो होता है ऑप्शन सी के साथ में प्रभाव का नियम। ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में चिंतन का स्वरूप होता है रेखीय, समस्या उन्मुख, यंत्रवत, यादृच्छिक। तो यहाँ पर हम कहेंगे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में चिंतन का जो स्वरूप होता है वो होता है समस्या उन्मुख। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए कॉलर का ऐसा मानना था कि हमारा जो अधिगम होता है वो तब शुरू होता है जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है और वो उसे हल करने का प्रयास जब करता है। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर हुआ। नकारात्मक पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी अवांछनीय उद्दीपक को हटाकर व्यवहार बढ़ाना, बालक को कष्ट देना, व्यवहार को स्थायी रूप से रोकना, पुरस्कार वापस लेना। तो यहाँ पर हम कहेंगे नकारात्मक पुनर्बलन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? किसी अवांछनीय उद्दीपक को हटाकर व्यवहार को बढ़ाना। जी हाँ, ऑप्शन ए होगा उत्तर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार सीखने की क्षमता मुख्य रूप से निर्भर करती है। देखिए सीखने की क्षमता मुख्य रूप से किस चीज पर निर्भर करेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रजाति, बुद्धि के स्तर, परिस्थिति की प्रकृति और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी के साथ में उपरोक्त सभी। देखिए कॉलर ने जब माना था कि जैसे चिंपैंजी है, व्यक्ति की बुद्धि और समस्या की स्पष्टता, ये तीनों ही यहाँ पर सीखने की जो गति होती है उसको तय करते हैं। स्किनर ने चूहों पर प्रयोग के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया उसमें भोजन का गिरना क्या कहलाता था? अनुबंधित उद्दीपक, पुनर्बलक, स्वाभाविक अनुक्रिया या विलोपन। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी के साथ में पुनर्बलक। भोजन वो तत्व है जो चूहे को दोबारा लीवर दबाने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो इसलिए भोजन यहाँ पर एक पुनर्बलक होगा। ऑप्शन बी हमारा उत्तर। गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम के किस सोपान पर सर्वाधिक बल दिया? अनुकरण, अभ्यास, प्रत्यक्षीकरण या रटना। तो यहाँ पर है प्रत्यक्षीकरण। जी हाँ, ऑप्शन सी होगा। ये हमारा उत्तर होगा। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है चीजों को उनके वास्तविक और पूर्ण रूप में देखना, जो कि सूझ के लिए अनिवार्य भी होता है। अगला देखिए, अभिक्रमिक अनुदेशन में छात्र को तुरंत परिणाम का ज्ञान होता है, ऐसे स्किनर ने क्या कहा? स्वगतिक, तत्काल पुष्टि, छोटे पद, सक्रिय सहभागिता। तो यहां पर इसे कहा था तत्काल पुष्टि। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। हाँ, जैसे छात्र सही उत्तर को चुनता है उसे पुष्टि मिल जाती है, तो ये पुनर्बलन का कार्य यहाँ पर होता है। कॉलर के प्रयोग में जब सुल्तान ने दो छड़ियों को जोड़कर केले प्राप्त किए थे तो वो प्रोसेस यहाँ पर क्या थी? आकस्मिक सफलता, संज्ञानात्मक संगठन, शारीरिक कौशल, अंधा प्रयास। तो यहाँ पर हम कहेंगे संज्ञानात्मक पुनर्गठन। जी हाँ, ऑप्शन बी होगा उत्तर। अपने दिमाग में उपलब्ध साधनों के अर्थ को बदलना, उन्हें नए तरीके से जोड़ना ही संज्ञानात्मक पुनर्गठन होता है। स्किनर के अनुसार सतत पुनर्बलन सबसे उपयोगी है। नए व्यवहार को सीखने की शुरुआत में, व्यवहार को स्थायी बनाने के लिए, व्यवहार के विलोपन के लिए, परीक्षा के समय। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन ए जो होगा, नए व्यवहार को सिखाने की शुरुआत में यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे ही हम शुरुआत में किसी को सिखाते हैं और वो सही क्रिया जब करता है तो हम उसे देते हैं इनाम। तो यहाँ पर बच्चा इस चीजों से जल्दी सीखता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के नियम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे पहले दिए गए थे? अधिगम, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में प्रत्यक्षीकरण। वर्दीमर ने सबसे पहले देखने के जो नियम थे उन पर काम किया था, बाद में कॉलर ने अधिगम पर इन्हें लागू किया था। यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। एक चूहा भूखा होने पर पिंजरे में इधर उधर घूमता है। स्किनर के अनुसार यह व्यवहार है प्रतिवादी व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार, अनैच्छिक व्यवहार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ में क्रिया प्रसूत व्यवहार, ये हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, कॉलर का सिद्धांत समस्या समाधान की किस विधि का समर्थन करता है? तो यहाँ पर है प्रयत्न, भूल, वैज्ञानिक विधि, रटने की विधि, व्याख्यान विधि। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में वैज्ञानिक विधि। आगे लेते हैं, स्किनर
के वर्गीकरण के अनुसार भोजन, पानी और नींद किस प्रकार के पुनर्बलक हैं? तो माध्यमिक धनात्मक और प्राथमिक ऋणात्मक या फिर सामाजिक पुनर्बलक। तो यहां पर हम कहेंगे ये धनात्मक और प्राथमिक पुनर्बलक हैं, क्योंकि भोजन और पानी जो होते हैं ये प्राथमिक पुनर्बलक के अंदर ही आते हैं। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। गेस्टाल्ट शब्द का उदय किस भाषा से हुआ? लैटिन, ग्रीक, जर्मन, अंग्रेजी। तो यहां पर गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र। तो यहां पर ऑप्शन सी के साथ में हो जाएगा हमारा उत्तर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन आता है, स्किनर और कहलर के सिद्धांतों में मुख्य अंतर क्या है? स्किनर व्यवहारवाद पर आधारित है जबकि कहलर संज्ञानवाद पर। स्किनर पशुओं पर जोर देता है, कहलर नहीं। स्किनर अभ्यास पर जोर देता है, कहलर नहीं। डी है कोई अंतर नहीं। तो यहां पर हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। स्किनर व्यवहारवाद पर आधारित है, कहलर संज्ञानवाद। स्किनर के अनुसार पुनर्बलन का कौन सा प्रकार सीखने की दर को सबसे धीमा करता है लेकिन व्यवहार को सबसे ज्यादा स्थायी यहाँ पर बनाता है? चार विकल्प हमारे हैं, सतत पुनर्बलन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन या फिर परिवर्तनशील अंतराल। तो देखिए यहाँ पर हम यदि बात करें परिवर्तनशील अंतराल जो कि है ऑप्शन डी के साथ में, यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। तो पुनर्बलन का कौन सा प्रकार सीखने की दर को धीमा कर देता है लेकिन व्यवहार को सबसे ज्यादा स्थायी करता है? तो देखिए जब हमें कोई इनाम मिलने का समय निश्चित ना हो तो सीखने वाले लंबे समय तक यहाँ पर प्रयास करता रहता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि अगली बार रिवार्ड जो है वो कब मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा उत्तर। जब तक समस्या दिखाई नहीं देती तब तक सूझ पैदा नहीं हो सकती, यह कोहलर के किस नियम का हिस्सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब तक समस्या दिखाई नहीं देती तब तक सूझ पैदा नहीं हो सकती है, ये पूर्णता का, निकटता का, प्रत्यक्षीकरण का, निरंतरता का। तो यहाँ पर विकल्प सी बनेगा प्रत्यक्षीकरण का। कोहलर का ऐसा मानना था कि यदि हमारी जो समस्या है, समस्या के सारे अंग हमारी आंखों के सामने हो, है ना, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से यदि वो नहीं होंगे तो मस्तिष्क उनका संबंध नहीं जोड़ पाता है, इसलिए समस्या का सामने रहना जरूरी होता है जब तक हमारी सूझ पैदा नहीं हो सकती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए, स्किनर बॉक्स में लगी रिकॉर्डिंग मशीन को क्या कहा जाता है? क्यूमुलेटिव रिकॉर्डर, ग्राफिक्स रिकॉर्डर, लर्निंग मीटर या रिस्पॉन्स काउंटर। तो यहाँ पर हम इनमें से हमारा उत्तर जो होगा रिकॉर्डिंग मशीन को कहा जाएगा क्यूमुलेटिव रिकॉर्डर। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, है ना। ये मशीन क्या करती थी? ग्राफ के माध्यम से ये दिखाती थी कि चूहे ने कितनी बार और कितनी जल्दी लीवर को दबाया है। आगे देखिए, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम में स्मृति चिन्हों को बनने की बात की है। कॉफका के अनुसार ये चिन्ह क्या है? यांत्रिक मशीन है, मस्तिष्क में बने संज्ञानात्मक पैटर्न है, केवल कल्पनाएं हैं या रटने की प्रक्रिया है? तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें ये सब चीजें क्या हैं, हमारे मस्तिष्क में बने संज्ञानात्मक पैटर्न होते हैं। ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर उत्तर होता है, यानी कि जो कुछ भी हम सीखते हैं तो मस्तिष्क में एक विशेष संरचना या पैटर्न बन जाता है। आगे देखिए, व्यवहार को वांछित दिशा में ले जाने के लिए क्रमिक पुनर्बलन देना क्या कहलाता है? सामान्यीकरण, शेपिंग या सन्निकटन, विभेदीकरण या विलोपन। तो इनमें से व्यवहार को एक वांछित दिशा में ले जाने के लिए क्रमिक पुनर्बलन देना यहाँ पर शेपिंग या सन्निकटन कहलाता है। ऑप्शन जो बी होगा ये हमारा उत्तर होता है ना। अब इसके एक उदाहरण को देखें, जैसे सर्कस के जानवर होते हैं उनको सीखा जाता है, जैसे छोटे छोटे कदमों पर, छोटे छोटे सही कदमों पर इनाम देना शेपिंग यहाँ पर कहलाता है। आगे देखिए, कॉलर के प्रयोगों में चिंपैंजी के द्वारा बक्सों का जोड़ना यह सिद्ध करता है कि अधिगम यंत्रवत है। अधिगम में बुद्धि और पूर्व अनुभव का पुनर्गठन होता है। अधिगम केवल अभ्यास से होता है, अधिगम केवल संयोग होता है। तो देखिए, अधिगम जो होता है वहां पर निश्चित रूप से बुद्धि और पूर्व अनुभव जो होते हैं उनका पुनर्गठन यहाँ पर होता है। यानी कि सुल्तान जो चिंपैंजी था उसने क्या किया था, अपने पुराने अनुभव थे और उनको सामने रखे बक्सों के बीच एक नया मानसिक संबंध बनाया, जिसे हम संज्ञानात्मक पुनर्गठन कहते हैं। स्किनर के अनुसार अवांछित व्यवहार जैसे कक्षा में शोर करना को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? कठोर दंड देना, उस व्यवहार को नजरअंदाज करना, नकारात्मक पुनर्बलन देना या फिर छात्र को कक्षा से बाहर कर देना। तो इन सब में से यहाँ पर हम उत्तर चुनेंगे
उस व्यवहार को नजरअंदाज करना, है ना। अवांछित व्यवहार हो रहा है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर सबसे प्रभावित तरीके की हम बात कर रहे हैं दिए गए विकल्पों में से। तो कठोर दंड हम दे नहीं सकते, नकारात्मक पुनर्बल ये भी नहीं दे सकते, छात्र को बाहर भी नहीं कर सकते, तो उसका विलोपन हम जरूर यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि स्किनर ऐसा मानते थे कि यदि कोई गलत व्यवहार पर कोई ध्यान ना दिया जाए तो धीरे धीरे खुद ही समाप्ति यहाँ पर हो जाता है। आगे देखिए गेस्टाल्ट का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कोहलर, काफ्का, क्रिश्चियन वान एरेनफेल्स या मैक्स वर्दिमर। तो इन सभी में से ऑप्शन सी जो होगा क्रिश्चियन वान एरेनफेल्स, इन्होंने यहां पर सबसे पहले प्रयोग किया था। हालांकि जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक वर्दिमर हैं इन्होंने शुरू किया था, लेकिन गेस्टाल्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो किया था यहां पर एरेनफेल्स ने। चलिए, और कब किया था ये भी आपको ध्यान रखना है, 1890 में किया था। चलिए आगे लेते हैं। किसी विशेष ध्वनि पर ही चूहे को भोजन मिलना और अन्य ध्वनियों पर ना मिलना उदाहरण है। तो ये किस चीज का उदाहरण यहाँ पर रहेगा? तो यहाँ पर उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन का, स्वतः पुनर्प्राप्ति का, उच्च श्रेणी अनुबंधन का। तो यहाँ पर उद्दीपक विभेदन का ये रहेगा ऑप्शन बी, है ना। जब जीव जो होते हैं वो दो अलग अलग संकेतों के बीच में अंतर करना सीख जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं विभेदन। कोहलर के सूझ सिद्धांत का सबसे बड़ा शैक्षिक निहितार्थ क्या है? रटकर याद करने की आदत डालना, छात्रों को स्वयं समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना, केवल शिक्षक द्वारा व्याख्यान देना या अभ्यास के लिए बार बार एक ही कार्य यहाँ पर करना। तो कोहलर के सूझ सिद्धांत के सबसे बड़े शैक्षिक निहितार्थ की बात की जाए तो वो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी के साथ में, छात्रों को स्वयं समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना। जी हाँ, यह सिद्धांत खोज विधि और समस्या समाधान विधि के आधार के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, अभिक्रमिक अनुदेशन में पृष्ठ पोषण का क्या कार्य है? छात्र को डराना, पुनर्बलन प्रदान करना, केवल समय बिताना, शिक्षक का काम आसान करना। तो इन सभी में से सही उत्तर हमारा बन जाता है, वो बन जाता है पुनर्बलन प्रदान करना। पृष्ठ पोषण का कार्य क्या होता है? पुनर्बलन को प्रदान करना। स्किनर के अनुसार जब छात्र को तुरंत ये पता चल जाता है कि उसका उत्तर सही है तो उसके लिए एक प्रभावी पुनर्बलन का कार्य ये करता है। आगे देखिए, कोहलर के सूझ सिद्धांत में समग्रता का अर्थ क्या है? केवल समस्या का एक भाग देखना, परिस्थिति को उसके पूर्ण स्वरूप में समझना, रट कर याद करना, दूसरे की नकल करना। इनमें से हम कहेंगे कि समग्रता का जो अर्थ होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, है ना, सूझ के सिद्धांत में। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये पूर्ण चीज को यहां पर स्वीकार करते हैं, जैसे परिस्थिति को उसके पूर्ण स्वरूप में समझना, है ना, और पूरी परिस्थिति का ज्ञान ही सूझ पैदा करेगा। जब तक हमें पूरी परिस्थिति का ज्ञान नहीं होगा तब तक सूझ भी हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन बी बन जाएगा उत्तर। स्किनर के द्वारा प्रतिपादित क्रिया प्रसूत अनुबंधन मुख्य रूप से किसके नियंत्रण पर बल देता है? पूर्ववर्ती उद्दीपक, व्यवहार के परिणाम, आनुवंशिकता, सामाजिक वातावरण। तो यहां पर हम कहेंगे ऑप्शन बी के साथ में व्यवहार के परिणाम। जी हाँ, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर। स्किनर का ऐसा मानना था कि व्यवहार के बाद में मिलने वाले परिणाम ही तय करते हैं कि यह व्यवहार दोबारा होगा या नहीं। मतलब पुरस्कार या दंड जब हमें मिलते हैं तो व्यवहार दोबारा होगा या नहीं ये डिसाइड हो जाता है। आगे देखिए, आहा मोमेंट का संबंध अधिगम के किस मनोवैज्ञानिक से है? थार्नडाइक, स्किनर, कोहलर या पावलोव। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, कोहलर। देखिए कोहलर कैसे उत्तर होता है? जब हमें किसी समस्या का समाधान अचानक सूझ के द्वारा मिल जाता है तो मनोवैज्ञानिक की भाषा में उसे आहा अनुभव कहा जाता है। स्किनर के अनुसार ऋणात्मक पुनर्बलन दंड से भिन्न है, क्यों है? अब इसका कारण समझते हैं। दंड व्यवहार को बढ़ाता है, ऋणात्मक पुनर्बलन घटाता है। ऋणात्मक पुनर्बलन व्यवहार को बढ़ाता है जबकि दंड उसे दबाता है। दोनों एक ही हैं, दंड सुखद होता है। तो यहां पर हो जाता है हमारा उत्तर ऑप्शन बी, ऋणात्मक पुनर्बलन व्यवहार को बढ़ाता है जबकि दंड उसे दबाता है ना। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। कोहलर ने अपने प्रयोग के लिए चिंपैंजी को ही क्यों चुना था? क्योंकि वे आसानी से उपलब्ध है, उनकी मानसिक संरचना मनुष्यों के सर्वाधिक निकट है, क्योंकि बहुत तेज दौड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें केले पसंद है।
यहाँ पर हम कहेंगे कि उनकी जो मानसिक संरचना है वो निश्चित रूप से हमारे मनुष्य के सबसे ज्यादा निकट होती है, इसलिए उन्हीं उसी को यहाँ पर चुना था। और अंतर्दृष्टि के लिए उच्च स्तर का संज्ञान की आवश्यकता होती है, जो कि चिंपैंजी के अंदर ही देखने को मिल सकता था। स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने पर भोजन की प्राप्ति क्या है? उद्दीपक, पुनर्वलक, विलोपन या विभेदीकरण। तो इनमें से यहाँ पर लीवर दबाने पर भोजन की जो प्राप्ति है वो निश्चित रूप से एक पुनर्वलक यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन बी, भोजन वो वस्तु है जो चूहे को लीवर दबाने की अनुक्रिया को मजबूती प्रदान करता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक मैक्स वर्दीमर ने किस घटना का अध्ययन करके सूझ की नींव रखी थी? फाइव फिनोमिना, विस्मृति, संवेग, बुद्धि लब्धि। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है फाइव फिनोमिना। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा, है ना। फाइव फिनोमिना की गति का भ्रम जो है उसके अध्ययन से वर्दीमर ने साबित किया था कि हम चीजों को समग्रता में देखते हैं। बालक को कक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए स्टार देना स्किनर की किस तकनीक का हिस्सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। टोकन इकोनॉमी, जिसके ऊपर आपने पहले भी प्रश्न यहाँ पर देखे थे। चलिए, ऑप्शन बी बन जाता है उत्तर। कोहलर के सिद्धांत को वन मनुष्य प्रयोग के अलावा किस नाम से जाना जाता है? सक्रिय अनुबंधन, पूर्णाकार सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन, प्रयास और त्रुटि। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है पूर्णाकार सिद्धांत। यहाँ पर ऑप्शन बी, पूर्णकार मतलब कि जो गेस्टाल्ट है उसका हिंदी अर्थ ही होता है पूर्णकार या समग्र होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। स्किनर के अनुसार विलोपन कब प्रभावी होता है? जब दंड दिया जाए, जब अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन देना बंद कर दिया जाए, छात्र सो जाए, जब अभ्यास बढ़ जाए। इन सभी में से उत्तर होगा ऑप्शन बी, जब अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन देना बंद कर दिया जाए तो वहां पर विलोपन जो होता है वो प्रभावी होता है। जैसे चूहे के प्रयोग में देखा, यदि चूहे को लीवर दबाने के बाद भोजन नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाता है, तो धीरे धीरे चूहा जो है लीवर दबाना छोड़ देगा। सूझ अचानक आती है यह कथन थार्नडाइक के किस विचार का विरोध करता है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, क्रमिक अधिगम या प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर है ऑप्शन सी, क्रमिक अधिगम। ऑप्शन सी होगा। थार्नडाइक ऐसे मानते थे कि सीखना धीरे धीरे और प्रयासों से होता है, जबकि कोहलर इसे अचानक होने वाली क्रिया मानते थे। स्किनर ने चूहों पर प्रयोग जो थे किस वर्ष प्रकाशित किए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर 1920, 1938, 1950, 1904। इनमें से विकल्प बी 1938 जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। उन्होंने अपनी एक पुस्तक दी थी जिसका नाम था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में इस प्रयोगों को उन्होंने विस्तार से वर्णित भी किया था। कोहलर के अनुसार सूझ के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? भूख लगना, समस्या का होना, डंडा होना, पुरस्कार मिलना। तो यहाँ पर कोहलर के अनुसार सूझ के लिए सबसे पहली शर्त होती है वो होती है समस्या का होना। सूझ हमें जब ही पैदा होगी जब समस्या हमारे सामने होगी। आगे देखिए, स्किनर के अभिक्रमिक अनुदेशन में छात्र अपनी गति से सीखते हैं, इसे कहते हैं स्वगति सिद्धांत, समूह अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, दंड सिद्धांत। यहाँ पर उत्तर बन जाता है ऑप्शन ए, स्वगति का सिद्धांत। जी हाँ, इसमें छात्र जो हैं वो अपनी क्षमता और गति के अनुसार जो है पाठ को छोटे छोटे पदों में पार कर लेते हैं। स्किनर के अनुसार व्यवहार के परिणामों द्वारा व्यवहार के परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। अब इसे हम क्या कहेंगे? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि या मॉडलिंग। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र के विपरीत कौन सा सिद्धांत यहाँ पर कार्य करता है? थार्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का, कोहलर का सूझ सिद्धांत या पावलाव का सिद्धांत? तो देखिए, अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र के विपरीत यहाँ पर ऑप्शन सी, कोहलर का सूझ सिद्धांत, जो कि है तीसरा विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर है। चलिए, स्किनर ने पुनर्बलन के कितने प्रकार बताए हैं? यहाँ पर केवल 1, 2, 3 या 5। तो देखिए, स्किनर ने यहाँ पर प्रकार जो बताए थे वो बताए थे 2 प्रकार। पुनर्बलन जो है धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है ना। तो यहाँ पर 2 प्रकार इसके बताए हैं। आगे देखिए, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सूझ के लिए मस्तिष्क में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? समाकृतिकता, विलोपन, सामान्यीकरण या संवेग? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा समाकृतिकता। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पर उत्तर है। देखिए, समाकृतिकता का अर्थ क्या होता है कि बाहरी दुनिया की जो समस्या का ढांचा और हमारे मस्तिष्क में बनने वाली मानसिक मानचित्र एक समान होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर उत्तर है।
कबूतरों को एक विशिष्ट दिशा में घूमने पर ही दाना देना स्किनर की किस विधि का उदाहरण है? विलोपन, क्रमिक सन्निकटन, स्वतः पुनर्प्राप्ति या दंड? तो यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाता है ऑप्शन बी के साथ में क्रमिक सन्निकटन। जी हाँ, ऑप्शन बी। इसे सैपिंग भी कहते हैं और यहाँ पर जटिल व्यवहार सिखाने के लिए छोटे छोटे सही कदमों को पुरस्कृत किया जाए। कोहलर के चिंपैंजी सुल्तान ने समस्या समाधान के लिए डंडे का प्रयोग किस रूप में किया? एक खिलौने के रूप में, एक उपकरण के रूप में, एक अवरोध के रूप में, एक संयोग के रूप में? तो यहाँ पर उसने किया था एक टूल के रूप में, एक उपकरण के रूप में, केले तोड़ने के लिए उसने, है ना। तो यहाँ पर सुल्तान ने डंडे को लक्ष्य यानी कि जो केले थे और स्वयं के बीच एक माध्यम उपकरण के रूप में देखा, जो कि बौद्धिक सूझ का यहाँ पर प्रमाण है। स्किनर के अनुसार दंड का मुख्य दोष क्या है? यह बहुत महंगा है, केवल अस्थायी रूप से व्यवहार को दबाता है, खत्म नहीं करता। इससे बच्चा खुश होता है, इससे सीखने की गति यहाँ पर बढ़ती है। तो यहाँ पर दंड का मुख्य दोष जो है वो क्या है? यह केवल अस्थायी रूप से व्यवहार को दबाता है, खत्म नहीं करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा उत्तर, है ना। दंड देने से व्यवहार जड़ से खत्म नहीं होता है, बल्कि दंड देने वाले की अनुपस्थिति में वह व्यवहार फिर शुरू हो सकता है। आगे देखिए, प्रत्यक्षीकरण का नियम किस अधिगम सिद्धांत का आधार है? प्रयास एवं त्रुटि, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम? तो यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण का जो नियम है वो है ऑप्शन सी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यहाँ पर अगला प्रश्न है, स्किनर के अधिगम सिद्धांत में आर का क्या अर्थ है? रिवॉर्ड, रिस्पॉन्स, रिएक्शन या रीइंफोर्समेंट? यहाँ पर स्किनर की आपने आरएस थ्योरी जो है उसे पढ़ा होगा, जहां पर पहले रिस्पॉन्स अनुक्रिया होती है और फिर यहाँ पर रीइंफोर्समेंट या स्टिमुलस मिलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में कोफका का मुख्य योगदान क्या था? उन्होंने केवल प्रयोग किए, उन्होंने गेस्टाल्ट सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से लिखा और फैलाया, उन्होंने व्यवहारवाद का समर्थन किया, उन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों में कोफका का मुख्य योगदान जो है वो क्या है? उन्होंने गेस्टाल्ट सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से लिखा और उन्हें प्रसारित किया, उन्हें फैलाया। यदि छात्र को होमवर्क करने पर टीवी देखने की अनुमति दी जाती है तो यह स्किनर के अनुसार होगा ऋणात्मक पुनर्बलन, प्रेमिक सिद्धांत, दंड या विलोपन? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यदि हम छात्र को होमवर्क करने पर टीवी देखने की अनुमति देंगे तो ये एक प्रेमिक सिद्धांत यहाँ पर होगा। देखिए, प्रेमिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि एक अधिक पसंद की जाने वाली क्रिया का उपयोग कम पसंद की जाने वाली क्रिया को सुदृढ़ करने के लिए किया जा सकता है। आगे देखिए, कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि अचानक क्यों आती है? क्योंकि मस्तिष्क थक जाता है, समस्या के तत्वों का मानसिक पुनर्गठन अचानक होता है, क्योंकि यह एक दैवी शक्ति है और क्योंकि चिंपैंजी भूखा था। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि समस्या के तत्वों का मानसिक पुनर्गठन अचानक होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए, स्किनर के अभिक्रमिक अनुदेशन का मुख्य लाभ क्या है? शिक्षक की छुट्टी हो जाती है, प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता के अनुसार सीखता है, परीक्षा की जरूरत नहीं होती, किताबें सस्ती हो जाती है। तो क्रमिक अभिक्रमिक अनुदेशन का मुख्य लाभ यहाँ पर जो होता है वो होता है ऑप्शन बी के साथ में, प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता के अनुसार सीखता है। किसी उद्दीपक की अनुपस्थिति में होने वाली अनुक्रिया को स्किनर ने क्या कहा? प्रतिवादी अनुक्रिया, उत्सर्जित अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि किसी उद्दीपक की जो अनुपस्थिति में अनुक्रिया होती है उसे स्किनर ने क्या कहा है? तो उसे कहा है उत्सर्जित अनुक्रिया। ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। कोहलर के सूझ सिद्धांत का उपयोग गणित शिक्षण में क्यों किया जाता है? क्योंकि गणित में रटना जरूरी है, क्योंकि गणित में तर्क और मानसिक समझ पर आधारित है, क्योंकि गणित में चित्र होते हैं, क्योंकि गणित एक कठिन विषय है। तो देखिए, गणित में निश्चित रूप से तर्क और मानसिक समझ पर आधारित होता है, इसलिए कोहलर के सूझ सिद्धांत का उपयोग गणित शिक्षण में किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, स्किनर के अनुसार पुनर्बलन अनुसूची में सबसे प्रभावी अनुसूची जो होगी वो कौन सी होगी? सतत पुनर्बलन, निश्चित अंतराल, चर अनुपात, मिश्रित अनुपात? इनमें से यहाँ पर चर अनुपात जो होगा ऑप्शन सी। चर अनुपात में यह पता नहीं चलता कि कब इनाम मिलेगा, इसलिए अनुक्रय की दर सबसे इसमें ऊंची होती है।
गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार निकटता का नियम क्या कहलाता है? दूर की चीजें अच्छी लगती हैं, जो चीजें पास होती है। मस्तिष्क उन्हें एक समूह के रूप में देखता है, पास की चीजें धुंधली दिखती है, निकटता से नफरत होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो चीजें पास होती है, मस्तिष्क उन्हें एक समूह के रूप में देखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। और ये प्रत्यक्षीकरण का नियम है जो कि हमें बताता है कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे व्यवस्थित करता है। आगे लेते हैं, सक्रिय अनुबंधन किसे कहा जाता है? पावलोव के सिद्धांत को, थायरनडाइक के सिद्धांत को, स्किनर के सिद्धांत को, पियाजे के सिद्धांत को। तो यहाँ पर सक्रिय अनुबंधन जो है वो कहा जाता है स्किनर के सिद्धांत को। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा जो है उत्तर होगा। कोहलर के अनुसार अनुभव सूझ को कैसे प्रभावित करता है? पुराने अनुभव सूझ में बाधा डालते हैं। पुराने अनुभवों का उपयोग नई परिस्थिति में समाधान खोजने के लिए किया जाता है। अनुभव का कोई महत्व नहीं होता, केवल नया अनुभव ही काम आता है। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, अनुभव सूझ को कैसे प्रभावित करता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पुराने अनुभव होते हैं उनका उपयोग हम नई परिस्थिति में समाधान खोजने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर होगा। स्किनर बॉक्स का निर्माण स्किनर ने किस विश्वविद्यालय में किया था? ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन बी के साथ में हार्वर्ड। जहाँ हार्वर्ड में बी.एफ. स्किनर ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और वहीं पर उन्होंने अपने अधिकांश जो एक्सपेरिमेंट थे वो किए थे। गेस्टाल्टवादियों ने किस अधिगम विधि का कड़ा विरोध किया था? व्याख्यान विधि, प्रयास एवं त्रुटि विधि, खेल विधि या प्रदर्शन विधि। तो गेस्टाल्टवादियों ने जिस अधिगम विधि का कड़ा विरोध किया था वो थी यहाँ पर प्रयास और त्रुटि विधि। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। उन्होंने थायरनडाइक के जो प्रयोग थे उनको यांत्रिक और अंधा प्रयास माना था और उन्होंने सूझ को श्रेष्ठ बताया था। इन्होंने गेस्टाल्टवादियों ने। स्किनर के अभिक्रमिक अनुदेशन में रेखी मॉडल का क्या अर्थ है? छात्र टेढ़े मेढ़े रास्ते से सीखता है। सभी छात्र एक क्रम में सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं। छात्र अपनी मर्जी से कोई पद चुन सकता है या फिर छात्र केवल चित्र देखता है। तो देखिए, यहाँ पर हम कहेंगे कि सभी छात्र एक ही क्रम में सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं। रेखी मॉडल में सभी शिक्षार्थियों के लिए एक सीधा रास्ता ही तय होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। कोहलर के अनुसार सूझ के विकास के लिए स्वस्थ मस्तिष्क क्यों जरूरी है? क्योंकि बीमार व्यक्ति केले नहीं खा सकता, क्योंकि सूझ एक उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्रिया है, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में डंडा पकड़ने की शक्ति होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, क्योंकि सूझ एक उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है और उसे हर बार बैलेंस बनाने पर पिता से शाबाशी मिलती है। यह शाबाशी क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन है, धनात्मक पुनर्बलन, दंड है, स्वाभाविक उद्दीपक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बच्चे को शाबाशी मिलना एक धनात्मक पुनर्बलन है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, धनात्मक पुनर्बलन। स्किनर और कोहलर दोनों के सिद्धांतों में समानता क्या है? दोनों पुनर्बलन को मानते हैं, दोनों रटने का समर्थन करते हैं, दोनों मानते हैं कि अधिगम के लिए सक्रियता अनिवार्य है। दोनों का मानना है सीखना अचानक होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि दोनों मानते हैं कि अधिगम के लिए सक्रियता अनिवार्य है। यह दोनों ही सिद्धांतों में सीखने वाला निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकता है, बल्कि समस्या को सुलझाने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसे सक्रिय रहना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। स्किनर बॉक्स में चूहे को भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता था? तो स्किनर बॉक्स जो था उसमें चूहे को भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता था? घंटी बजानी पड़ती थी, लीवर दबाना पड़ता था, कूदना पड़ता था, शांत बैठना पड़ता था। 4 विकल्प हैं। तो स्किनर बॉक्स का जो प्रयोग है उसमें देखा था कि जो चूहा था वो लीवर दबाता था और तब जाकर के चूहे को यहाँ पर भोजन का टुकड़ा जो था वो मिलता था। आगे प्रश्न है, कोहलर के सूझ सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बहुत छोटा, अत्यंत जटिल, इतना कि उसके सभी अंग दिखाई दे, समस्या अदृश्य होना चाहिए। तो इतना होना चाहिए कि उसके सभी अंग जो हैं वो दिखाई दे। जी हाँ, गेस्टाल्टवाद के अनुसार जब तक समस्या का संपूर्ण ढांचा प्रत्यक्ष नहीं होगा, मस्तिष्क उसका समाधान नहीं खोज पाएगा।
आगे लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत स्वनिर्देशित अधिगम का आधार है? पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का अभिक्रमिक अनुदेशन, थार्नडाइक का प्रयास त्रुटि, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में स्किनर का अभिक्रमिक अनुदेशन। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। कॉलर के अनुसार चिंपैंजी के द्वारा समस्या का समाधान अचानक प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर विलोपन, सामान्यीकरण, अंतर्दृष्टि, विभेदीकरण, इनमें से बन जाता है अंतर्दृष्टि। यहाँ पर हमारा उत्तर अचानक होने वाले बौद्धिक समाधान को कोलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ यहाँ पर कहा था। आगे लेते हैं, स्किनर के अनुसार नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करने पर अनुक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, जब नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करते हैं तो अनुक्रिया की दर घटती है, अनुक्रिया बढ़ जाती है, अनुक्रिया समाप्त हो जाती है, या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है अनुक्रिया जो है वो बढ़ जाती है। पुनर्बलन जो होता है वो चाहे धनात्मक हो ऋणात्मक हो, दोनों का उद्देश्य अनुक्रिया की दर को बढ़ाना होता है। आगे लेते हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में समग्र का क्या अर्थ है? बहुत बार ये प्रश्न जो है देखा आपने, अंशों का जोड़, अंशों के जोड़ से अधिक केवल एक भाग यादृच्छिक जानकारी। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है अंशों के जोड़ से अधिक। जी हाँ, ऑप्शन जो बी होगा वो यहां पर उत्तर होगा। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन में आरएस संबंध में एस क्या है? समस्या, समाधान, पुनर्बलक या रटना? तो यहां पर हम कहेंगे ये हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में पुनर्बलक। सूझ के लिए अनुभव अनिवार्य है, यह कॉलर का विचार थार्नडाइक के किस नियम से मेल खाता है? तो यहां पर यदि हम बात करें प्रभाव का, तत्परता का, अभ्यास का, बहु अनुक्रिया का, तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है अभ्यास का नियम। कॉलर ऐसा मानते थे कि जो पुराने अनुभव है यानी कि अभ्यास है वो सूझ विकसित करने में सहायक होते हैं। प्रशंसा प्रमाण पत्र और ट्रॉफियां जो होती है, ट्रॉफियां स्किनर के अनुसार किस प्रकार के पुनर्बलक हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, नकारात्मक, तटस्थ? तो इनमें से यदि हम बात करें तो यहां पर ऑप्शन बी जो होगा द्वितीयक पुनर्बलक ये होते हैं। आगे लिए जाए प्रश्न, कॉलर के अनुसार अंतर्दृष्टि विकसित होने का सही क्रम क्या है? समस्या समाधान, समस्या निरीक्षण, या समस्या निरीक्षण अचानक समाधान, निरीक्षण समस्या समाधान, रटना अभ्यास समाधान? तो यहां पर हमारा जो उत्तर बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन बी के साथ में समस्या निरीक्षण अचानक समाधान। जहां ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। स्किनर ने चूहों के प्रयोग में भोजन के ट्रे को क्या कहा था? मैगजीन, पजल बॉक्स, पुनर्बलन तालिका, या फिर स्टिमुलेशन यंत्र? तो यहां पर उसे कहा था ऑप्शन फर्स्ट मैगजीन। स्किनर बॉक्स के उस हिस्से को जहां पर भोजन की गोलियां आती थी उसे मैगजीन कहा जाता था। आगे देखिए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना जो थी ये कब हुई? 1904, 1912, 1920 या 1938 में? यहां पर सही उत्तर आ जाता है वो है 1912। 1912 में जो मैक्स वर्दीमर थे, इन्होंने ही 5 फिनोमेना के शोध के साथ गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो नींव थी वो रखी थी। एक बच्चा जब एक बच्चा अंधेरे से डरता है और लाइट जलाने पर डर भाग जाता है तो लाइट का जलाना उदाहरण होगा। धनात्मक, ऋणात्मक, दंड, विलोपन? तो यहां पर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में ऋणात्मक पुनर्बलन। जी हाँ, लाइट जलाने से डर हट गया, इसलिए ये ऋणात्मक पुनर्बलन यहां पर रहेगा। कॉलर का सूझ सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम का विरोध करता है? रचनात्मक, यांत्रिक, बौद्धिक, सक्रिय? तो यहां पर यांत्रिक अधिगम ऑप्शन जो बी होगा। यहां पर कॉलर रटने या यंत्र की तरह बार बार अभ्यास करने का विरोध जो थे वो करते थे। आगे देखिए, स्किनर के अनुसार आकार देने की प्रक्रिया किसके लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो यहां पर सरल व्यवहार के लिए, जटिल व्यवहार सिखाने के लिए, व्यवहार को भूलने के लिए, दंड देने के लिए? तो यहां पर उत्तर बनता है हमारा जटिल व्यवहार सिखाने के लिए, क्योंकि शेपिंग के द्वारा जटिल कौशल जो होते हैं उनके छोटे छोटे सुदृढ़ चरणों में यहां पर सिखाया जाता है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण का सूत्र का प्रणेता कौन है? स्किनर, गेस्टाल्टवादी, थार्नडाइक या वाटसन? तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में गेस्टाल्टवादी। ये शिक्षण सूत्र क्या करता है? सीधे कॉलर और कोफका के गेस्टाल्ट सिद्धांतों से लिया गया है। स्किनर के अभिक्रमिक अनुदेशन में लघु पदों का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है?
ताकि छात्र जल्दी थक जाएं, ताकि छात्र को बार बार सफलता और पुनर्बलन मिले, या फिर ताकि कागज की बचत हो, ताकि शिक्षक को काम ना करना पड़े। तो यहां पर हम कहेंगे ताकि छात्र को बार बार सफलता और पुनर्बलन मिले, इसलिए लघु पदों का सिद्धांत जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। कॉलर के चिंपांजी सुल्तान को पिंजरे में क्या प्राप्त करना था? पानी, रोटी, केले, चाबियां। तो यहां पर सुल्तान जो था उसे प्राप्त करना था ऑप्शन सी के साथ में केले। जी हाँ, केले। यहां पर केले को लक्ष्य के रूप में ऊंचाई पर या पिंजरे के बाहर रखा गया था। आगे लेते हैं, विलोपन की दर किस पुनर्बलन अनुसूची में सबसे तेज होती है? सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, निश्चित अंतराल या निश्चित अनुपात। तो यहाँ पर विलोपन की दर की बात की जाए तो ये हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट, सतत पुनर्बलन। जी हाँ, फर्स्ट विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में निरंतरता का नियम क्या है? लगातार पढ़ना, वस्तुओं को एक सीधी रेखा या वक्र में देखना, अभ्यास को जारी रखना, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, वस्तुओं को एक सीधी रेखा या वक्र में देखना, निरंतरता का नियम। क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क होता है ये उन उद्दीपकों को एक साथ जोड़ता है जो कि सुचारू दिशा में प्रवाह होते हैं। स्किनर के क्रिया परिशोध सिद्धांत को आर टाइप अनुबंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रिवार्ड मुख्य है, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स पर बल दिया जाता है, क्योंकि यह रटने पर आधारित है, क्योंकि स्किनर का नाम आर से शुरू होता है। तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी के साथ में, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स पर बल दिया जाता है। यहां पर उत्तर होगा। कॉलर के अनुसार अंतर्दृष्टि के लिए बौद्धिक स्तर का होना आवश्यक नहीं, अत्यंत आवश्यक है, केवल मनुष्य के लिए जरूरी है, या केवल बुढ़ापे में होता है। तो यहां पर हम कहेंगे कि हमारा जो उत्तर होता है वो होता है अत्यंत आवश्यक है, विकल्प बी, है ना। बौद्धिक अंतर्दृष्टि के लिए बौद्धिक स्तर का होना अत्यंत आवश्यक होता है। एक छात्र को कक्षा में मोबाइल का उपयोग करने पर शिक्षक द्वारा मोबाइल जब्त कर लेना उदाहरण है। ऋणात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक दंड, धनात्मक पुनर्बलन या फिर विलोपन। तो यहां पर ये नकारात्मक दंड, ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। किसी प्रिय वस्तु को हटा लेना व्यवहार को कम करने के लिए नकारात्मक दंड कहलाता है। कॉलर का सिद्धांत शिक्षा में रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह नकल करना सिखाता है या छात्र को स्वयं मौलिक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। इसमें रटने पर जोर दिया जाता है, इसमें चित्रकारी सिखाई जाती है। तो यहां पर हमारा उत्तर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन बी के साथ में, यह छात्र को स्वयं मौलिक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। स्किनर और कॉलर का सिद्धांतों का समन्वय करने वाला शब्द क्या हो सकता है? यंत्रवत अधिगम, सक्रिय अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, विस्मृति। तो यहां पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, सक्रिय अधिगम। दोनों ही मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि सीखने के लिए शिक्षार्थी का शारीरिक या मानसिक रूप से सक्रिय होना जरूरी है। आगे देखिए, स्किनर के अनुसार विराम अनुसूची का संबंध किससे है? अनुक्रियाओं की संख्या से, समय की अवधि से, या छात्र की आयु से, या फिर पाठ्य वस्तु की कठिनता से। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि स्किनर के अनुसार विराम अनुसूची का संबंध जो होता है वो किससे होता है? तो वो होता है समय की अवधि से, ऑप्शन बी। कॉलर के सूझ सिद्धांत में समस्या की स्पष्टता क्यों आवश्यक है? तो यहां पर ताकि छात्र डरे नहीं, ताकि मस्तिष्क सभी तत्वों के बीच संबंध देख सके, ताकि रटना आसान हो जाए, ताकि शिक्षक को समझाना न पड़े। तो यहां पर समस्या की स्पष्टता क्यों आवश्यक होती है? तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में, ताकि मस्तिष्क के सभी तत्वों के बीच एक संबंध को देख सके। स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अभिक्रमिक अनुदेशन का वह प्रकार जिसमें छात्र अपनी गलती के आधार पर नए रास्ते चुन सकता है। तो यहां पर स्किनर के द्वारा प्रतिपादित जो अभिक्रमिक अनुदेश का वह प्रकार जिसमें छात्र अपनी गलती के आधार पर नए रास्ते चुन सकता है, रेखीय अभिक्रम, साखी अभिक्रम, मैथमेटिक्स और अवरोह अभिक्रम। तो यहां पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, साखी अभिक्रम, जिसमें छात्र अपनी गलती के आधार पर
नए रास्ते चुन सकता है। गेस्टाल्टवादियों ने किस मानसिक प्रक्रिया को अधिगम का आधार माना है? संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, विस्मृति या संवेग? तो यहां पर उत्तर बन जाता है हमारा प्रत्यक्षीकरण। जी हाँ, ऑप्शन बी जो होगा परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। संवेदना अधूरी जानकारी देती है जबकि प्रत्यक्षीकरण पूरी परिस्थिति का अर्थपूर्ण ज्ञान कराता है, इसलिए सूझ के लिए ये जरूरी है। आगे देखिए, स्किनर के अनुसार प्राथमिक पुनर्बलक किस पर आधारित होते हैं? सामाजिक प्रतिष्ठा, जैविक आवश्यकताओं पर, धन और संपत्ति पर, प्रशंसा पर? तो यहां पर उत्तर बन जाता है हमारा ऑप्शन बी, जैविक आवश्यकताओं पर। जी हाँ, जैविक आवश्यकताओं पर हमारा सही उत्तर होगा। आगे देखिए, कॉलर के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की प्रक्रिया है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक? तो यहां पर हो जाता है कॉलर के अनुसार अंतर्दृष्टि जो होती है वो एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होगी। ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें बुद्धि, तर्क और प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग होता है, इसलिए उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है। स्किनर बॉक्स में चूहे का लीवर दबाना किस प्रकार का व्यवहार है? ये प्रतिवादी व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार, स्वाभाविक व्यवहार या डी है इनमें से कोई नहीं। यहां पर उत्तर बन जाता है ऑप्शन बी, क्रिया प्रसूत व्यवहार। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र वैज्ञानिक विचारधारा की देन है। तो यहाँ पर व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद या प्रयोजनवाद? यहाँ पर उत्तर हो जाता है गेस्टाल्टवाद, पूर्ण से अंश की ओर। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन कब दिया जाता है? तो स्किनर के सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन कब दिया जाता है? अनुक्रिया से पहले, अनुक्रिया के बाद, अनुक्रिया के साथ साथ, कभी नहीं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है अनुक्रिया के बाद। जी हाँ, स्किनर के सिद्धांत में आरएस में सबसे पहले क्या होती है? अनुक्रिया होती है, उसके बाद परिणाम के रूप में पुनर्बलन जो होता है वो मिलता है। कोहलर के प्रयोग में सुल्तान चिंपैंजी ने छड़ियों को क्यों जोड़ा? खेलने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, दूर रखे केलों तक पहुंचने के लिए, पिंजरा तोड़ने के लिए? बहुत सरल सा प्रश्न है। उसने क्या किया था? छड़ियों को आपस में जोड़ा था और जो केले दूर रखे थे उन तक पहुंच बनाने के लिए उसने ऐसा किया था ताकि वो अपना लक्ष्य यहाँ पर प्राप्त कर सके। स्किनर के अनुसार आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कम खर्चा आता है, इससे व्यवहार अधिक स्थायी होता है और विलोपन देर से होता है, यह बच्चों को जल्दी याद कराता है, शिक्षक को मेहनत कम करनी पड़ती है। तो यहां पर हमारा उत्तर जो होता है वो हो जाता है, इससे व्यवहार अधिक स्थायी होता है और विलोपन देर से होता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में समानता का नियम क्या कहलाता है? सभी मनुष्य समान हैं, मस्तिष्क को समान दिखने वाली वस्तुओं को एक समूह के रूप में देखता है, समान आयु के बच्चे जल्दी सीखते हैं या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मस्तिष्क को समान दिखने वाली वस्तुओं को एक समूह के रूप में देखता है, जो कि ऑप्शन बी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। जब एक शिक्षक छात्र की प्रत्येक सही अनुक्रिया पर उसे शाबाशी देता है तो वह प्रयोग कर रहा है सतत पुनर्बलन, निश्चित अंतराल पर पुनर्बलन, दंड या ऋणात्मक पुनर्बलन? तो यहां पर उत्तर हो जाता है हमारा सतत पुनर्बलन, ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ प्रत्येक सही क्रिया पर उसे शाबाशी मिल रही है, सतत पुनर्बलन यहाँ पर रहेगा और हर बार सही अनुक्रिया पर रिवॉर्ड देना सतत पुनर्बलन कहलाता है। कॉलर के अनुसार सूझ किसमें नहीं पाई जा सकती? चिंपैंजी, मनुष्य, जड़ बुद्धि बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में? तो यहाँ पर उसके लिए हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है जड़ बुद्धि बालक। ऑप्शन जो सी होगा ये हमारा उत्तर होगा। स्किनर के अनुसार शेपिंग का अंतिम सोपान क्या है? दंड देना, लक्ष्य व्यवहार की प्राप्ति, व्यवहार को भूल जाना, विलोपन? तो यहाँ पर उत्तर जो होता है वो हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में लक्ष्य व्यवहार की प्राप्ति। पूर्णाकार शब्द का अर्थ क्या है? अधूरा, टुकड़ों में, एक एकीकृत रूप या समग्रता, शून्य? तो यहां पर पूर्णाकार शब्द का अर्थ जो होता है वो हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में एक एकीकृत रूप या समग्रता। स्किनर के अनुसार नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है, यहां पर तेज धूप से बचने के लिए चश्मा पहनना, फेल होने पर डांट पड़ना, पुरस्कार मिलना, कक्षा से बाहर निकाल देना। तो देखिए यहां पर बात की जाए
तो जो ऑप्शन ए है, तेज धूप से बचने के लिए चश्मा पहनना, ये देखिए चश्मा पहनने से क्या हुआ, जो धूप पड़ रही थी, अप्रिय स्थिति थी, वो हट गई, इसलिए चश्मा पहनने का व्यवहार बढ़ गया और ये एक नकारात्मक पुनर्बलन यहाँ पर होगा। कॉलर के बॉक्स प्रॉब्लम, प्रयोग में चैंपियन ने क्या किया? तो क्या किया था, बक्सों को एक के ऊपर रख करके उसने केले जो थे वो प्राप्त किए थे। तो यहां पर उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है, स्किनर के क्रिया परिशुद्ध सिद्धांतों को नैमित्तिक अनुबंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बहुत पुराना है, इसमें व्यवहार लक्ष्य प्राप्ति की का नियमित साधन बनता है, क्योंकि यह नियमों पर आधारित है, और डी है क्योंकि यह केवल पशुओं के लिए है। देखिए यहां पर बात की जाए तो क्योंकि इसमें व्यवहार लक्ष्य की प्राप्ति निमित्त यानी कि साधन बनता है, ऑप्शन जो बी होगा वो यहां पर हमारा उत्तर होगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार लर्निंग क्या है? आदतों का निर्माण है, उद्दीपक अनुक्रिया का जुड़ाव है, संज्ञानात्मक पुनर्गठन है, केवल अभ्यास है। तो यहां पर उत्तर हो जाता है संज्ञानात्मक पुनर्गठन। ऑप्शन जो सी होगा वो यहां पर हमारा उत्तर होगा। स्किनर के अनुसार यदि पुनर्बलन अनुक्रिया के बहुत देर बाद दिया जाए तो क्या होगा? सीखना तेज होगा, सीखने का प्रभाव कम या शून्य हो जाएगा, छात्र खुश होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहां पर उत्तर हो जाता है सीखने का प्रभाव कम या शून्य हो जाएगा, है ना। पुनर्बलन जो होगा वो अनुक्रिया के बहुत देर बाद दिया जाएगा, तो निश्चित ही सीखने का प्रभाव कम या शून्य हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है, कॉलर के अनुसार अंतर्दृष्टि के विकास में प्रयत्न एवं भूल की क्या भूमिका है? तो इसकी कोई भूमिका नहीं। सूझ आने से पहले व्यक्ति कुछ मानसिक या शारीरिक प्रयत्न करता है, यह सीखने का एकमात्र तरीका है और यह रटने में मदद करता है। तो यहां पर हमारा उत्तर जो होता है ऑप्शन बी, सूझ आने से पहले व्यक्ति कुछ मानसिक या शारीरिक प्रयत्न जो है वो करता है। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। अभिक्रमिक अनुदेशन में प्रतिपुष्टि का मुख्य लाभ क्या है? तो यहां पर प्रतिपुष्टि का मुख्य लाभ क्या होगा? अनुशासन, छात्र की शंकाओं का तुरंत समाधान और सुदृढ़ीकरण, ग्रेड देना, सिलेबस पूरा करना। तो यहां पर उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में, छात्र की शंकाओं का तुरंत समाधान और सुदृढ़ीकरण, है ना। तुरंत फीडबैक मिलने से छात्र का आत्मविश्वास जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, और उसका अधिगम जो होता है वो स्थायी होता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने शिक्षा में विषय वस्तुओं को कैसे प्रस्तुत करने की सलाह दी? कठिन से सरल, अंश से पूर्ण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अज्ञात से ज्ञात। तो यहां पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में, पूर्ण से अंश की ओर। ऑप्शन सी यहां पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्किनर और कॉहलर के सिद्धांतों का निष्कर्ष क्या है? बालक को दंड से सिखाना चाहिए, अधिगम में शिक्षार्थी की सक्रियता और वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण है, रटना ही सीखने का आधार है, या फिर सीखना केवल ईश्वर की देन है? तो यहां पर हम कह सकते हैं स्किनर और कॉलर के सिद्धांतों का जो निष्कर्ष निकलता है वो निकलता है कि अधिगम में शिक्षार्थी की जो सक्रियता है और वातावरण की भूमिका होती है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर विकल्प बी हमारा इसमें उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू की सीरीज का ही हिस्सा थे, और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपने वीडियो पर समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।